Welcome, Fox. So now we are starting off with chapter 11. I hope you had understood about chapter 10, in which we had discussed about Jainism and Buddhism. Now we will come back to the time where the Janpads or Mahajanpads get into the force, or all the nitty-gritties around that get started. So let's get started off with the topic or the chapter, that is chapter 11. So let's get started. So guys, as I told you earlier, that we are going to start off with the Janpads and Mahajanpads. So basically the name of the chapter is Territorial States and First Magadha Empire. The reason to be discussed about Magadha is because Magad was a very prominent Janpad or Mahajanpad at that point of time. Let's start it off by discussing more about it, because earlier we had understood about how things were not revolving around the territory part, but people were more inclined toward their tribe, their clan and all. Itna association with Jan, like the area, was not there. But now the things were turning up, because now they are becoming agriculturist economy, and for agriculture land चाहिए और land से association ज़्यादा होने लग गया. So that's how जो सारी equations थी वो change हो गई, because now they understand value of land. यहाँ से वो लैंड का एसोसिएशन ज्यादा हुआ. इफ यू गो टू ट्राइबल पीपल, इवन आज भी द ट्राइब्स दैट लिव इन एक्चुअली द फॉरेस्ट एरिया, दे आर नॉट दैट मच एसोसिएटेड विद द एरिया पर से, राइट. वो अपनी ट्राइब से एसोसिएशन फील करती है. डेफिनेटली जब हाँ इंसान रहेगा उस फॉरेस्ट से, वो एसोसिएशन फील करेगा, बट नॉट पर से अबाउट द प्लॉट सिस्टम, राइट. जैसे हम लोग आज हमारे लिए हमारा घर क्या है, द एरिया, लाइक जहाँ पे मेरा घर बना होगा, तो वो मेरा प्लॉट मेरा घर है, या मेरी एसोसिएशन उससे जुड़ी है. बट फॉर द ट्राइबल पीपल देयर एसोसिएशन इज मोर अबाउट द फॉरेस्ट. मतलब आर्टिफिशियल एरिया जरूर होगा, टेरिटोरी पार्ट जरूर होगा, लाइक कि ये वाला फॉरेस्ट हमारी टेरिटरी है, बट उस फॉरेस्ट के अंदर वो लैंड के साथ वैसा एसोसिएशन नहीं होगा. पर अब क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोमिनेंस में आ गया था, सो दे वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है ये लैंड मेरा है. इस लैंड पे, क्योंकि हर लैंड एक जैसा नहीं होता, कोई फर्टाइल होगा, कोई नॉन फर्टाइल होगा, तो जो फर्टाइल लैंड है उस लैंड के ऊपर हर कोई अपनी एसोसिएशन रखना चाहेगा. सो दैट्स हाउ दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टाइल लैंड, एंड दैट्स हाउ दे गॉट एसोसिएटेड मोर विद लैंड और टेरिटरी. सो इससे ये सारी चीजें, और जब हमारी एसोसिएशन लैंड के साथ जुड़ती है, तो उसके बाद हम आगे की जो भी अब डिफरेंट एम्पायर्स आते हैं उसके बारे में अब हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बाय दिस पॉइंट. So let's get started. Firstly, formation of large territorial state because of widespread use of iron in eastern UP and western UP. अब यहाँ पे आयरन की बात क्यों हो रही है? Because when it comes to agriculture, to produce more food grains, it was the production or the usage of iron was very beneficial. Because of the usage of iron, they were able to produce more, and they used more iron equipments and all for the plowing things and all. तो उससे उनका production increase हुआ. So that's how formation of large territorial state. मतलब फिर जो लोगों की एसोसिएशन थी वो उन चीज़ों से ज़्यादा बनती चली गई. और जैसे एसोसिएशन बनी, एज अ ह्यूमन बींग वी ऑल डू नो, मतलब इवन जानवरों को भी पता है कि दे हैव टू लिव इन अ कंपनी, सो दैट उनका जो उनकी नेगोशिएशन पावर है, जो उनका सर्वाइवल रेट है, वो इंक्रीज हो सके. तो वो हमें भी पता था बाय डिफॉल्ट सिंस लॉन्ग बैक. सो दैट्स हाउ फॉर्मेशन ऑफ लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स स्टार्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड पीपल ओन स्ट्रॉन्ग एलिजेंस टू जनपद और टेरिटरी टू विच दे बिलोंग, एंड नॉट टू जन. मतलब जना मतलब ट्राइब, क्या वो उनका एसोसिएशन ट्राइब के साथ ज्यादा होने की बजाय ज्यादा एसोसिएशन किससे हो गया था? टेरिटरी से. तो इस तरह से टेरिटरी ओरिएंटेड हमारी पूरी सोसाइटी बनती चली गई. सो इससे फॉर्मेशन हुआ जनपद्स का, डिफरेंट जनपद्स, और बहुत सारे डिफरेंट जनपद्स में से 16 महाजनपद्स बनी. तो महाजनपद नाम से समझ रहे होंगे, जो जनपद्स जो जिनका एरिया या इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था. 16 बुद्धा की एज में है, मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हम 6th सेंचुरी बीसी की बात करें तो उस समय के अराउंड अगर हम बात कर रहे हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 16 महाजनपद थी. बट लेटर ऑन वो फाइटिंग कर करके, एक दूसरे से फाइट करके, एरिया सबमर्ज कर करके, बट अराउंड 5th सेंचुरी बीसी की अगर हम बात करें तो वो 16 महाजनपद में से 4 महाजनपद रह गई थी. सो और डेफिनेटली उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा था? मगध या मगधा, जो भी आप बोलो. तो वो मगध, इसलिए हम लोग इस पूरे चैप्टर में मगध के बारे में डिस्कस करेंगे, सो दैट वी अंडरस्टैंड अबाउट द टेरिटोरियल पार्ट ओवर देयर. आई होप इफ यू हैड वॉच्ड ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट, देन यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, हाउ थिंग्स आर मूविंग. हमने सबसे पहले हमने बेसिक ये डिस्कस किया था कि एंशिएंट हिस्ट्री क्यों पढ़ना एंड ऑल, फिर हमने वैदिक एज डिस्कस किया, एंड देन वी वेंट ऑन टू डिस्कस अबाउट बुद्धिज्म एंड ऑल, एंड नाउ वी आर मूविंग बैक
to the territorial part so that we understand more about the territorial part कि वहाँ से different जो empire start हुए वो कैसे start हुए. फिर हम ये भी देखेंगे कि जो foreign influences थी उन्होंने इंडिया को कैसे impact किया. तो once you are done with this whole series, you will be in condition, very good condition to understand things in a better way. You will be in condition to do things in a better way. Right? So now let's move toward the 6th century BC onwards. There was struggle for supremacy among them, and kingdom of Magad emerged to be the most powerful and succeeded in founding empire. So let me zoom in this one. I had yeah. So अगर हम बात कर रहे हैं महाजनपद की तो सी दिस इज मगध, काशी, छेड़ी, अवंती, कसमक, अंगा, मला, वृज, कोसल, पंचल, कुरु क्लैन, राइट, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, गंधार, कंबोज. तो 16 महाजनपद थी. और फिर डेफिनेटली मगध जो था वो, जब मैं बात कर रही हूँ 5th सेंचुरी बीसी में, तब 4 ही रह गई थी इनमें से, मगध, अवंती, कोसल एंड वत्सा. मगध, अवंती, कोसल, वत्सा, मतलब ये 4 महाजनपद रह गई थी. अब हम जब यहाँ पे पूरी डिस्कशन कर रहे हैं दैट वी आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड नदरन एरिया ऑफ इंडिया. बाय बिकॉज एट द डे एंड वी आर गोइंग टू फर्स्टली डेफिनेटली हम ये तो डिस्कस कर ही रहे हैं ना, राइट, कि किस तरह से पूरी पॉलिटी वर्क करी. और एनी हाउ व्हेन आउटसाइडर केम टू इंडिया दे इन्फ्लुएंस नदरन पार्ट ऑफ इंडिया लाइक मेजरली. क्यों? क्योंकि सदर्न पार्ट में तो ओशन एरियाज थे. सो व्हेन इट कम्स टू लाइक ट्रेड जोन एंड ऑल, तो वहां पे उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा. मगर अगर हम वैसे कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, जो इन्वेडर्स बाय लैंड आए हैं वो बेसिकली किस लैंड के थ्रू आए हैं? नदरन साइड से, नॉर्थ वेस्ट साइड से, राइट. क्योंकि अगर हम सी रूट्स की बात करें तो वो एक्सट्रीम एक्सप्लॉइटेड जोन नहीं था. लेटर ऑन जब ब्रिटिशर्स जब आ रहे थे मुगल एम्पायर के दौरान भी, तो डेफिनेटली तब वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, पर उससे पहले इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था जितना हमें बाय रोड या बाय लैंड जो हमें इन्फ्लुएंस मिला है. इसलिए हमारी जो बेसिक एशियन हिस्ट्री की हम अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं, दैट्स मोर अबाउट दिस एरिया. एंड सेकेंड थिंग हम लोग देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं, दिस इज मोर रिलेटेड टू द टाइम स्पैन जब जो ह्यूमैनिटी थी वो इवॉल्व होती जा रही थी एज अ सिविलाइजेशन एंड ऑल. और उस समय पे जो बेसिक नेसेसिटी होती है वो गुड अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट थी. तो इसलिए वो उस वाले एरिया में था, जैसे वो फ्लड प्लेन्स हो जाए या फिर वो प्रॉपर जिस एरिया में एलुवियल सॉइल वगैरह पे, वहां पे ही उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा मिला. बिकॉज उन प्लेन्स पे, एलुवियल प्लेन्स पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो रिवर सिस्टम था दैट प्रोवाइडेड वेरी एडुकेट एनवायरमेंट फॉर द पीपल टू सर्वाइव. और वहां से वो प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हुआ. सो दैट्स हाउ वी आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड डिस्कसिंग मोर अबाउट द नदरन पार्ट राइट नाउ. सो दिस वाज ऑल अबाउट द महाजनपदा या महाजनपद, जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि मगध जो था वो सुप्रीम बन के आया और मगध में डिफरेंट डायनेस्टीज आई. अभी हम वही डिस्कस करेंगे. बट राइट नाउ अंडरस्टैंड कि 16 महाजनपद में पूरा वो एरिया डिवाइड हुआ लाइक टू इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस. और वो 16 जनपद में से भी, मतलब 6th सेंचुरी बीसी में, और उसके बाद 5th सेंचुरी बीसी में वो भी लड़ लुड़ के कंपाइल हो के 4 ही रह गए थे. एंड मगध वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन अमंग दैम, जो कि 300 BC के अराउंड तक वो अपना इन्फ्लुएंस को मेंटेन करके रख पाया था. Hello guys, I hope you are enjoying the session, but this is a quick pause over where I want you to understand the importance of backup plan. I do know that you are putting your 100%, but still it's always advisable to have backup plan where you can monetize the skill set that you are gathering throughout this UPSC preparation. How to do that, how everything will work, I will let you know when you subscribe to my dedicated YouTube channel where I let people know कि कैसे वो जो उनके पास skills है, skill set है, उसको वो monetize कर सकते हैं. And एवरीथिंग इज इंटैक्ट विद यू. आपके पास सारे स्किल सेट है, जितनी आप ग्राइंड में से निकल रहे हो, यू डू नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, बट द ओनली थिंग दैट यू डू नॉट नो राइट नाउ, तो उसे कैसे मोनेटाइज कर सकते. सो आई हैड शेयर्ड माय लिव्ड एक्सपीरियंस ओवर देयर ऑन माय अनदर यूट्यूब चैनल दैट इज डेडिकेटेड टू प्लान बी, और आई ऑलवेज कॉल इट एज अ री इन्वेंशन जर्नी. So just check it out, the link in the description, and subscribe to that YouTube channel right now, ताकि आपको वो सारी की सारी जर्नी का पता चल सके, आप मेरे वो lived experiences से benefit उठा सके. So I hope you will do that right now, and now this is the time to get back to the video. So let's discuss more about the rise and growth of Magad Empire, कि ये मगध एम्पायर जो है वो किस तरह से अपना इन्फ्लुएंस को उसे इंक्रीज किया. Let me close this particular section first, and then let's move toward the influence part. So Magad came into prominence under leadership of Bimbisar. हमने पहले डिस्कस किया था लिच्छवी ट्राइब की जब हम बात कर रहे थे. तो बिम्बिसार, कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा, स्टार्टेड पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड अग्रेशन विच एंडेड विद कलिंगा वॉर ऑफ अशोका. कि जो अशोका की कलिंगा वॉर हुई थी, जिसके बाद जिसने बहुत ज़्यादा हर्ट किया था अशोका को, और उसका धामा का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हुआ, और किस तरह से उसने सारी चीज़ें अपनी चेंज करी एंड ऑल, वो अशोका के टाइम पे हम डिस्कस करेंगे. बट राइट नाउ अंडरस्टैंड कि उस चीज़ की वजह से
वो जो पर्टिकुलर पैटर्न था उसकी वजह से मतलब उसका जो शुरुआत थी, ये पूरी एक तरह से ना कॉन्क्वेस्ट की जो प्रोसेस को स्टार्ट करने का शुरुआत हुई थी, वो बिम्बिसार से ही हो गई थी. आई हैड डेलिबरेटली लाइक एडेड दिस. सी, दिस इज Magad Empire, your Magadhan Empire, and here we are discussing about three different dynasties: Harinka dynasty, Shishwanga dynasty, और Nanda dynasty. हरियंका डायनेस्टी, शिशुवंका डायनेस्टी एंड देन नंदा डायनेस्टी. और नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्य या मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हो गया था. बेसिकली हुआ क्या था, like let me not dig deep into it right now, I will discuss on it later on. So firstly Bimbisar आया, he was very strong एज अ पर्सन, लाइक उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया. देन अजात शत्रु एंड देन उदयन एंड शिशुवंगा डायनेस्टी में देन शिशुवंगा एंड काल अशोका एंड देन दिस, इसे आप याद रख सकते हो ना, अशोका से काल अशोका. एंड देन नंदा डायनेस्टी में महापद्मानंद, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर. एंड देन he was succeeded by Dhanananda, but he was not, matlab he was a person who had like insulted Kautilya, and उसकी धनानंदा की ने इंसल्ट किया था कौटिल्या को, बिकॉज ऑफ विच कौटिल्या जस्ट वेंट ऑफ फ्रॉम हिज कोर्ट, एंड उन्होंने अपनी चोटी भी नहीं बांधी थी. लाइक नाउ अडेज पीपल फील मोर एम्पावर्ड और फील लाइक वो बहुत अच्छा लग रहा है, दे जस्ट ओपन देयर हेयर्स, राइट, दे डोंट वांट टू टाई अप देयर हेयर्स, स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज ऑल्सो, दोज हु हैव लॉन्ग हेयर्स, दे डोंट वांट टू टाई इट. बट अर्लियर द ओपन हेयर was seen as a like very derogatory thing. आपने देखा होगा द्रौपदी की भी जब बेइज्जती होती है, मतलब जब वो बड़े उसमें दरबार में बेइज्जती होती है, तो उसके बाद शी सेड आई विल नॉट टाई अप माई हेयर्स अंटिल एंड अनलेस, जब तक मेरा बदला नहीं दिया जाता. तो वो भी अपने बाल ओपन कर लेती हैं और वो बाल नहीं बांधती हैं. और अगर हम यहाँ पे जब कौटिल्या की बेइज्जती होती है तब वो भी अपनी चोटी को नहीं बांधते हैं. ही सेड कि आई विल टाई अप माई चोटी ओनली व्हेन लाइक आई विल टेक रिवेंज ऑफ माई इंसल्ट. आप मतलब मेरे पास पर्टिकुलरली दैट्स व्हाई आई एम कोटिंग द्रौपदी एंड कौटिल्या कि वो सेम लाइन्स पे थे. और अगर आज की बात करें तो आजकल फैशन है टू जस्ट ओपन देयर हेयर्स. सो दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट बी नोइंग. सो दैट्स हाउ बाय द हेल्प ऑफ कौटिल्या, व्हेन कौटिल्या फाउंड चंद्रगुप्त मौर्य, ही ट्रेन्ड हिम वेरी वेल. और फिर फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मगध एम्पायर था उसे धीरे धीरे पूरी तरीके से कैप्चर किया, और फिर ये धनानंदा जो है इन्हें फिर थ्रो ऑफ कर दिया गया था. सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्कड ओवर देयर. सो बेसिकली मगध एम्पायर की हम बात करें तो 3 डायनेस्टीज आर देयर. 4th वन तो मौर्यन एम्पायर था ही. तो 3 में क्या है, हरियंका डायनेस्टी है जिसमें बिंबिसार से ये सब स्टार्ट होता है. ही वॉज वेरी गुड रूलर एंड ऑल. एंड उसके बाद शिशुवंगा डायनेस्टी है, उसमें शिशुवंगा जो है वही सबसे पहले डेफिनेटली वही आएंगे. और नंदा डायनेस्टी में महापद्मानंद, ही वॉज वेरी गुड मिलिट्री पर्सन, लाइक ही डिड वेरी गुड जॉब. एंड बट डेफिनेटली जो उसके सक्सेसर थे धनानंदा, ही वॉज नॉट दैट गुड पर्सन पर से, लाइक ही इंसल्टेड कौटिल्या. दैट्स हाउ Kautilya went on to Taxila because he was at there. That's how Kautilya just trained Chandragupta Maurya and things turned on to the Mauryan Empire. So this was it. So yeah. So Magad's most serious rival war जिसके साथ थी वो अवंती के साथ थी, जिसकी कैपिटल उज्जैन में थी. द अर्लीस्ट कैपिटल वॉज राजगीर. देन ही रूल फॉर 52 years, मतलब बिम्बिसार, ही रूल फॉर 52 years. जब भी कहीं भी हमें स्टेबिलिटी चाहिए तो उसमें जो रूलर्स का टाइम ड्यूरेशन है ना, लाइक जितनी देर वो अपनी सीट पे रहे वो लंबा होगा, दैट विल इंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ थिंग्स टू बी वेरी स्मूथ. अदरवाइज प्रॉब्लम्स आती हैं. सो ही रूल फॉर 52 years एंड सक्सीडेड बाय अजात शत्रु. एंड देन डेफिनेटली उज्जैन. ही बिल्ड फोर्ट अपॉन कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन at Patna, जो पाटलिपुत्र, right? So Avanti became part of empire, and then Shishunangas was succeeded by Mahapadma, और जो बहुत पावरफुल रूलर थे मगध के. पर जो उनका सक्सेसर था, ही वॉज नॉट दैट गुड एज अ रूलर, और जिसकी वजह से जो उनका एम्पायर था, जो महानंदा ने जो एम्पायर बिल्डअप किया था वो उसे एनहांस नहीं कर पाए. एंड समवेयर लेटर ऑन ही मेट विद लॉट ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जांपल ही मेट विद चंद्रगुप्त मौर्यज ऑपरेशन एंड ऑल, और उसके बाद वो डेफिनेटली वो उस वॉर में फिर धीरे धीरे हार गए थे. और उसका भी एक अलग प्रोसीजर है, लाइक ऐसा नहीं हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य ने जब अटेम्प्ट किया था अलॉन्ग विद कौटिल्या तो एकदम से जीत गए. नो. तो फर्स्टली ही विल एंडेड अप, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू बी हर्ड ओवर देयर, कि जब चंद्रगुप्त मौर्य आफ्टर 13 years ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑल, जब उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्या अटैक करते हैं
on the Nanda dynasty. तो फिर क्या होता है मगध के ऊपर, तो he was not able and he was defeated. Somehow they just ran away to just save their lives. And when they were going out, तो वहाँ पे एक जगह पे they went on and they saw a lady mother asking the child कि खाना बहुत गर्म है, so instead of just eating from the center, just try to start it off from the edges. क्योंकि हमें भी पता है ना कि प्लेट में जब साइड पे जो खाना होता है वो ज्यादा जल्दी ठंडा होता है, कि आप साइड से खाना शुरू करो, नॉट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर. अब यहाँ से उन्हें क्या स्ट्राइक हुआ कि इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टार्टिंग ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम मगध, वी शुड स्टार्ट ऑफ फ्रॉम अदर एरियाज लाइक एजेस, जहाँ पे हमारा खुद का इन्फ्लुएंसेस है, टक्सिला एंड ऑल, वहाँ के लिए वो बहुत अच्छे से वो नोन भी थे चीजों को कि वी कैन स्टार्ट ऑफ फ्रॉम देयर. सो दैट्स हाउ दे गॉट द आइडिया एंड स्टार्टेड इट ओवर अगेन एंड दे वॉन. तो इस तरह से धीरे धीरे दे मेड देयर इन्फ्लुएंस एंड just thrown the Nanda dynasty and established Mauryan Empire in the Magad area. So they added Kalinga. Mahapadma की अगर हम बात करें, he also added Kalinga to the empire. Later Nandas turned out to be weak and unpopular. Unpopular क्यों हो गए थे? क्योंकि as I told ना, धनानंदा जो थे, तो he was not very good ruler, and that's how things turned out to be very bad for them. So that's how Magad Empire come to its peak, and later on definitely after certain point of time वो चीजें decline तो हर चीज होती है, but why it was so important, why it was so prosperous and all, reason सबसे पहले कि वो fertile. Okay guys, we are almost there to end this video. So here is a quick reminder, if you had not subscribed to my another YouTube channel, then do that right now and have a credible backup plan ideas that actually work, and I am with live proof in front of you that these plans had worked. So subscribe to that, because I don't want you to end out or miss out on the opportunity that is in front of you. So now let's get back to the video where we will end this topic. But before that, do subscribe to the channel by clicking on the link given in the description below. Let's move toward the causes of Magad's success. So ambitious rulers such as Bimbisar, Ajatashatru, Mahapadma, Nanda, ये बहुत अच्छे रूलर्स मिले मगध को, जिसकी वजह से मगध ऊंचाइयों को छू पाया. एडवांटेजेस, ज्योग्राफिकल पोजीशन. क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारा आयरन मिलता था. अब देखो आयरन डिपॉजिट ज्यादा थे उस समय. प्राइम मेटल कौन सा था? आयरन. जैसे सपोज आज आपके पास सोने वाला एरिया हो जहाँ पे बहुत सारे गोल्ड हो, बहुत सारे डायमंड हो, तो डेफिनेटली आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा. तो उस समय आयरन बहुत इंपॉर्टेंट एक मेटल था जो कि वहां पे मिलता था. तो दैट मेक मगध मोर सक्सेसफुल. टू कैपिटल्स ऑफ मगध, एक तो राजगीर और एक पाटलिपुत्र, जो कि स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे लोकेटेड थी. एंड मगध ले एट सेंटर ऑफ मिडल गंगेटिक प्लेन, दिस हाईली फर्टाइल, एंड मगध फर्स्टली यूज्ड एलिफेंट्स ऑन लैंड. मगध की अच्छी चीज क्या थी कि एक तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि मगध में डेफिनेटली आयरन और वगैरह सब मिलता था, तो उस चीज से भी कॉफी डिपॉजिट्स थे, आयरन के डिपॉजिट से, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल रहा. और डेफिनेटली रूलर्स का तो बहुत बड़ा टेक होता है, तो वो भी था. और यहाँ पे एक और चीज जो नहीं लिखे, मतलब ठीक है उनकी जो उनकी कैपिटल्स थी पाटलिपुत्र, वो बहुत स्ट्रेटेजिकली पोजीशन्ड थी, और उनको जो एक नेचुरली एक तरह से प्रोटेक्शन मिल रहा था, वो 5 हिल्स के थ्रू प्रोटेक्शंस मिल रहे थे, तो वो भी एक उनके लिए बेनिफिशियल पॉइंट था. तो ये फर्टाइल लैंड एंड ऑल इन सब ने एडअप किया, जिसकी वजह से मगध जो था वो एक सक्सेसफुल एरिया या सक्सेसफुल जनपद बनके या महाजनपद बनके आया. और डेफिनेटली उन्होंने जो यहाँ के रूलर्स थे, बेसिक सबसे बड़ी बात यही है कि रूलर्स ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से दिया, बहुत फार साइटेडनेस से वो आगे बढ़े, जिसकी वजह से मगध जो है वो अच्छे से अपनी पोजीशन बिल्डअप कर पाया. सो दैट वाज ऑल अबाउट टेरिटोरियल स्टेट्स एंड हाउ महाजनपद एग्जिस्टेड. और उसमें मगध की बात करें तो मगध में कैसे आगे चीजें बढ़ी. सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. प्लीज राइट डाउन द समरी ओवर देयर इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब क्या होगा, अब वी आर मूविंग टुवर्ड द डायनेस्टी पार्ट. सो अ टाइम अंटिल यू आर नॉट राइटिंग ईच थिंग आउट इन द समरी और कंपाइल नहीं कर पा रहे हो शॉर्ट फॉर्म में, तब तक वो कल को रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम देगा. सो जस्ट ट्राई टू राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो and I will definitely look at it. So that was it for this particular video. I will see you all in the next video. Till then, bye bye guys.